वेलकम बैक टू द न्यू एडिशन ऑफ द डिबेट इनसाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के चाइना विजिट की। इस विजिट से भारत और विश्व पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं एंड स्पेशली इंडिया पे इसके क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं। आज चर्चा इसी विषय पर। पश्चिमी एशिया का एक देश ईरान, जिसे प्राकृतिक रूप से तेल का बड़ा भंडार मिला है और ईरान ऑयल का एक बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया भर में रहा है। अगस्त 2021 में हसन रूहानी की हार हुई और इब्राहिम रईसी ईरान के अगले राष्ट्रपति बने। हालांकि सितंबर 2022 में समरकंद में हुई SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में इब्राहिम रईसी शी जिनपिंग से मिले थे। हालांकि ये उनकी पहली चीन यात्रा है। इस यात्रा की जानकारी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी ने ट्वीट करके दी। आयतुल्लाह अली खुमैनी के बारे में अगर बात की जाए तो 70 के दशक के अंत में ईरान में हुई एक क्रांति, जिसे इस्लामिक क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति के बाद साल 1979 में आयतुल्लाह अली खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने, जो अब तक काबिज हैं। चीन ने कहा है इस यात्रा से दोनों देशों के बीच म्यूचुअल ट्रेड और स्ट्रेटजिक के हवाले से यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच हुए न्यूक्लियर समझौते पर भी बात होने की उम्मीद है, क्योंकि ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार भी इस यात्रा में ईरान के राष्ट्रपति के साथ चीन गए हैं। चीन ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है और इस वक्त करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स भी ईरान में कर रहा है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच एक मैसिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के थ्रू ईरान नेक्स्ट 25 ईयर्स में चीन को वैश्विक दरों से कम कीमत पर ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद मुहैया कराएगा और बदले में चीन ईरान में $4000 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट करेगा। चीन के अनुसार इस यात्रा से चीन और ईरान की दोस्ती भविष्य में प्रगाढ़ होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक रिश्ते मजबूत होंगे। चीन और ईरान दोनों का ही मानना है क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यात्रा काफ़ी अच्छी है। दोनों देश ये भी कहते हैं कि इससे वेस्टर्न कंट्रीज नाखुश होंगी और उन्हें इस यात्रा से काफ़ी थ्रेट है और वो थ्रेटेबल फील कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज इस यात्रा से कितने थ्रेट में हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो साफ है इन समीकरणों की वजह से ये यात्रा किसी इकोनॉमिकल सेटलमेंट से ज़्यादा सामरिक हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं अमेरिका के खिलाफ दोनों के हित लगभग सामान्य रहे हैं और इसका नज़ारा हमें फिर से देखने को मिला। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली में ऑन द बिहाफ ऑफ इब्राहिम रईसी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें रईसी कहते हैं कि हम फॉरेन पावर्स के अनप्रेडिक्टेबल इंटरफेरेंस को ज्वाइंटली चैलेंज करेंगे। रईसी आगे लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के अमानवीय और एक पक्षीय प्रतिबंध जैसे हिंसक रास्ते इंटायर वर्ल्ड में सिर्फ क्राइसिस और इनसिक्योरिटी को इंक्रीज करेंगे। रईसी आगे लिखते हैं कि चीन और ईरान दोनों इस बात पर एक मत हैं कि एक सच्चा बहुपक्षवाद, एक शांतिप्रिय और मानवीय निर्णयों वाली लोकतांत्रिक प्रणाली बहाल होनी चाहिए। इस आर्टिकल से यह साफ है कि उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर अमेरिका को ही कहा है। चीन को उम्मीद है कि ईरान से रिश्ते काफ़ी तेजी से मजबूत होंगे। हालांकि चीन की भी अपनी चुनौतियां हैं। इस यात्रा से ईरान को भी कुछ बड़ी उम्मीदें हैं। ईरान चाहेगा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के अलग थलग किए जाने और इस कोशिश में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद किसी तरह से चीन के द्वारा विश्व में अन्य देशों से संवाद स्थापित किए जाएं। पश्चिमी देशों से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ईरान किसी भी तरह से आर्थिक और राजनीतिक जगह पूरी दुनिया में तलाश रहा है और शायद चीन इसमें उसकी बड़ी मदद कर सकता है। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे चीन से वो
अपनी न्यूक्लियर डील बहाल करने के विषय में मदद मांग सकती है। साल 2015 में ईरान ने अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से एक समझौता किया था, जिस समझौते के अनुसार ईरान पर लगे सारे सैंक्शंस हटाए जाएंगे और बदले में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों में नियंत्रण करेगा। लेकिन साल 2018 में यूएस के उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध विश्व में एक बड़े थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है, और इसमें जिस प्रकार से रूस और चीन की दोस्ती बढ़ी है और ईरान से भी दोनों देशों के संबंध बेहतर हुए हैं, ये भी यूनाइटेड स्टेट के लिए एक बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अमेरिका यह आरोप लगाता रहा है कि रूस के साथ ईरान खड़ा है, और यूक्रेन और रूस के युद्ध में ईरान ने रूस को कामाकाजी ड्रोन सप्लाई करके रूस की मदद की है, जिसके बाद इन ड्रोन्स को रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। शुरू में ईरान इन आरोपों से बचता रहा, लेकिन अब ईरान भी रूस के समर्थन में खुल के सामने आ चुका है। क्योंकि रूस हो, चीन हो या ईरान हो, तकरीबन अमेरिका के खिलाफ तीनों के ही बल्कि हित समान है, और यह साफ तौर पे अब नजर आ रहा है। ईरान और चीन के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन चीन की अपनी चुनौतियां हैं। चीन अरब के अन्य देशों और ईरान से रिश्तों में एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। चीन इसमें कितना कामयाब हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाल ही में दिसंबर 2022 में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ऐतिहासिक सऊदी अरब यात्रा हुई, जिसके बाद ईरान ने यह आरोप लगाया कि वो उनके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी के साथ रिश्ते बेहतर कर रहा है। हालांकि चीन ईरान को समझाने में बेहतर तरीके से सफल रहा है, तभी तो ईरान की यात्रा, ईरानी प्रेसिडेंट की ये चीन यात्रा हुई है। अन्यथा यह संभव होनी तो एक समय मुश्किल लग रही थी, जिस प्रकार से ईरान और चीन के रिश्ते कुछ समय के लिए सही लेकिन डगमगाए थे। सऊदी अरब और चीन के बीच आपसी आर्थिक सहयोग और सुरक्षा पर सहमति हुई है। दोनों देशों ने इस बात पे भी सहमत हुए हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का शांतिपूर्ण निपटारा किया जाए। सऊदी अरब अब अमेरिका ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखने में नाकामयाब रहा है। लेकिन क्या चीन इसका फायदा उठा पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चीन की एंट्री खाड़ी में नई नहीं है, लेकिन अमेरिका की मौजूदगी एक लंबे समय से है। तो खाड़ी के देशों में अमेरिका को हटा पाना इतना भी आसान नहीं है। भारत के भी अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि ब्रिक्स में चीन और रूस दोनों ही चाहते हैं कि ईरान शामिल हो। ब्रिक्स एक ऐसा समूह जो आर्थिक और सामरिक रिश्तों को मजबूत करने की दृष्टि से बना 5 देशों का समूह है, जिसमें रूस, चीन, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका हैं। ईरान और चीन की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए भी एक थ्रेट है। भारत चाहेगा कि एक संतुलित विदेश नीति के तहत आगे बढ़ा जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर रूस, चीन और ईरान के कोई भी ऐसी तिकड़ी का गठजोड़ होता है तो निश्चित ही पाकिस्तान भी उसमें साझेदार रहेगा, और यह भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इसीलिए भारत के थिंक टैंक को भी इस पर विचार करना चाहिए, और भारत को भी अपनी विदेश नीति में सजगता से आगे बढ़ना चाहिए। अब भारत कितना आगे बढ़ेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, और भारत अपनी फॉरेन पॉलिसीज में क्या कुछ बदलाव करेगा, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। तो ये था आज का विषय। बिकॉज गिविंग दैट the current circumstances are quite complex if I talk about the global perspective. So that is why the relevancy of this video is absolute high. So if this video is good, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, so please do like, share and subscribe the debate inside. Thanks a lot.